तो आज इसी बात को हम समझते हैं कि स्वयं को मैनेज कैसे करें। एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेकर शहर में जाते हैं। बच्चा पहली बार शहर में जा रहा होता है, तो वो देखते हैं कि कुछ सैनिक एक व्यक्ति को घेर कर चल रहे होते हैं। कुछ सैनिक एक व्यक्ति को घेर कर चल रहे होते हैं। तो बच्चा पिता से पूछता है कि ये इतने सारे सैनिकों ने एक व्यक्ति को क्यों घेर रखा है। तो पिता समझाते हैं बच्चा वो चोर है, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे सैनिकों ने उसको घेर के रखा है। तो बच्चे को बात समझ में आ जाती है, जब एक व्यक्ति को काफी सारे सैनिकों ने घेर रखा हो तो वो चोर होता है। और दूसरी बार फिर से पिता कभी किसी मौके से बच्चे को नगर में घुमाने ले जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि उस समय एक राजा जा रहा होता है और राजा के कितने सैनिक होंगे, बहुत सारे। स्वाभाविक सी बात है, राजा चलेगा तो सैनिक तो उसके साथ चलेंगे। तो बच्चे कहते हैं देखो एक बार फिर से चोर जा रहा है। तो पिता समझाते नहीं बेटा ये तो राजा है। कहते फर्क क्या हुआ, आपने तो समझाया था जब एक व्यक्ति को बहुत सारे सैनिकों ने घेर रखा हो तो वो चोर होता है, तो इसको भी बहुत सारे सैनिकों ने घेर कर रखा है तो ये चोर हुआ। अब पिता जो उसको सीख देते हैं, वो सीख यदि आप अपने साथ लेकर जाओ, यहां से तो मैं कहता हूं सेल्फ मैनेजमेंट इसी एक शब्द में पूरी हो जाती है। पिता समझाते हैं जब बाहर वाले व्यक्तियों ने अंदर वाले व्यक्ति को नियंत्रित करके रखा हो तो समझो वो कसूरवार है। जब अंदर वाले एक व्यक्ति ने बाहर वाले सभी व्यक्तियों को नियंत्रित करके रखा हो तो समझो वो राजा है। तो यही सीख हमें लेके जानी है कि यदि हमने अपनी कर्मेंद्रियों को और अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लिया तो समझो हम राजा हो गए। हमने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया और हम इस सेल्फ मैनेजमेंट शब्द को, इस साइंस को, इस मैनेजमेंट को सीख गए। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियां होती हैं हमारी। कौन कौन सी हैं जी ज्ञानेंद्रियों को बताएगा? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हाँ जी, 4 तो बताई मैंने। अच्छा ये ज्ञानेंद्रिय बता रहे हो या कर्मेंद्रिय, पहले ये बताओ। हाँ, तो 5 ज्ञानेंद्रिय आपने भाई साहब बिल्कुल सही बताया और आपने भी करेक्ट किया उसको। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये फेस पे ही 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाती है। और कर्मेंद्रिय, जीवा तो ज्ञानेंद्रिय में आ गई। हाँ जी ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, और 2 ही, और कौन? वो ज्ञानेंद्रिय होंगी, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 हुई ज्ञानेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियां कौन सी है? इन्होंने भाई साहब ने सही बताया, हाथ और पैर, 2 कर्मेंद्रियां सही बताई। और जिनसे हम कर्म करते हैं, आंख तो ज्ञानेंद्रिय आ गई। आंख, नाक, कान, सुनिए इसको याद कीजिए, हमारे चेहरे पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ठीक, ये हुई 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हुई हाथ, पैर, मुंह और 2 हमारे अपने मलमूत्र के द्वार। ये होती है 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ने 8 तो सही बताई, तो आपके लिए तालियां होती है जी। तो जो मैंने बात बताई कि यदि बीच वाले व्यक्ति ने, यानी हम जो आत्मिक स्वरूप में मैं हूं, आत्मिक स्वरूप में उसने इन 10 इंद्रियों को नियंत्रित करके रखा है, तो हम कह सकते हैं कि हमने स्वयं के ऊपर मैनेजमेंट सीख ली है। यही है सेल्फ मैनेजमेंट। यदि हमने स्वयं को मैनेज करके नहीं रखा, यदि हमने स्वयं को मैनेज करके नहीं रखा तो हमारी लाइफ ऐसे डिस्टर्ब होती है। देखिए, मंडे बन जाता है मॉनडे, यानी चिड़चिड़ापन। मंडे हमारा मॉनडे हो जाएगा। ट्यूसडे हमारा बन जाएगा टीयर्स डे, यानी रोते रहेंगे, राइट, अगर स्वयं को मैनेज नहीं किया। वेडनेसडे बन जाएगा वेस्ट डे, व्यर्थ हो जाएगा सारा दिन। और स्वयं को फिर मैनेज नहीं किया, थर्सडे यानी प्यासे, यानी चाहते ही रहेंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, राइट। मैं आपके बीच में आ रहा हूं, वैसे थोड़ा साइड हो जाओ, आप देखें जरा कैमरे का व्यू, थोड़ा कैमरा भी साइड कर लीजिए, राइट। सो थर्सडे बन जाएगा थर्सडे, यानी हम हमेशा प्यासे रहेंगे, चाहते रहेंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसका भी चाहिए उसका भी चाहिए, राइट। फ्राइडे बन जाएगा फाइट डे, फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे।
और सैटरडे बन जाएगा सैटरडे, यानी बिखरे हुए रहेंगे। यदि हमें सवरे हुए रहना है, हमें पूरे होकर रहना है, आधे अधूरे नहीं रहना, तो हमें स्वयं के ऊपर नियंत्रण सीखना ही होगा। इसका कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं। आप दुनिया से जितने मर्जी अच्छे रिश्ते बना लो, खुद से और खुदा से रिश्ते नहीं बनाए तो कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा कह सकते हैं, है ना? तो ये हमारे वीक, किस तरीके से हम सकारात्मक वीक को अपना बनाएं, पूरे समय को सकारात्मक बनाएं, इसलिए हमें सेल्फ मैनेजमेंट जैसे शब्दों को सीखने और समझने की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन में हमेशा दो तरह की परिस्थितियां आती हैं कि यदि बाह्य परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, तो फिर मुझे काहे की टेंशन है, राइट? इसको सीखते हैं यहां पर कि डू यू हैव प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? आंसर इज यस, सबके पास प्रॉब्लम है, सो आंसर इज यस। तो अगला क्वेश्चन आता है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, क्या इस समस्या का आप समाधान का कुछ कर सकते हो? अब दो आंसर आएंगे। पहले क्वेश्चन को तो एक ही आंसर था कि क्या आपकी जिंदगी में समस्या है? सबके है जी। क्या आपके पास इसका कोई समाधान है? दो आंसर आएंगे, यस और नो। अगर आंसर यस में आता है तो फिर चिंता की जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढ लो। और अगर आंसर नो में आता है, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर टेंशन क्यों लेनी? जब आप समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो सब छोड़ दे परमात्मा के ऊपर क्या बंदे। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो सब ऊपर वाले पर छोड़ दे उसके बंदे, है ना? तो तब सॉल्यूशन हमारे पास, टेंशन तब भी नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर इसको ऐसे ढूंढे, डू यू हैव प्रॉब्लम इन योर लाइफ, अगर उसका आंसर भी नो आता है तो फिर टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। सारी समस्या की जड़ ही तो ये टेंशन है। आदमी इसमें डिप्रेशन में जाता है या हाइपर टेंशन में जाता है, सारी समस्या की जड़ ही तो ये टेंशन है। तो यदि हमारे पास सॉल्यूशन है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और प्रॉब्लम में अगर हमारे पास जिंदगी में टेंशन है ही नहीं, तो सबसे मस्त हम ही है, राइट? तो जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमारी समस्याएं बन जाती हैं, और जब दिमाग हमारा मजबूत होगा तो परिस्थितियां भी हमारे लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। तो हमें अपनी स्वयं की स्थिति को हमेशा सशक्त रखना चाहिए, राइट? सब उसके ऊपर छोड़ दें, तो ऐसे करके हम स्वयं को मैनेज कर सकते हैं। बड़े अच्छे शब्दों में यह कहा कि एक टंग हैज नो बोन, इस जुबान में हड्डी तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकती है? हड्डियां तोड़वा सकती है। टंग हैज नो बोन बट इट कैन ब्रेक मैनी बोन्स। इतना ही तो कहना है, भीड़ में पीछे से खड़े हुए आदमी ने कि मारो उसे, हड्डियां टूट गई, पब्लिक ने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जुबान का वजन तो नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन इसे फिर भी संभाल बहुत कम लोग पाते हैं। जुबान का वजन तो बहुत कम होता है, परंतु फिर भी इसे संभाल बहुत कम लोग पाते हैं। तो जब हमने बात करी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, तो इन 10 इंद्रियों को यदि हम नियंत्रण में रख लेते हैं, तब हम कहते हैं कि ठीक, हम स्वयं को मैनेज कर सकते हैं। तो क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहां पर बोलना है, ये हमें समझ होनी चाहिए। तो कहते हैं ना दीदी कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो। यही हमारा लेसन है स्वयं के ऊपर मैनेजमेंट करने का, कि हम क्या बोलें, कितना बोलें, कहां पर बोलें। दुनिया के आधे लोगों के पास बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। बाकी के आधे लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी वो बोलते रहते। यही समस्या है इस संसार की, कि जिनको बोलना आता है तो वो बोल नहीं पाते झिझक के कारण, और जिनके पास बोलने को कुछ नहीं है वो सारा दिन। तो हमारे शब्दों के ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण हो, नहीं तो बाद में हम सोचते हैं कि 1 मिनट ये सोच के बाद में बोल लेते तो शायद वो हमारे संबंध बच जाते जो आज बिगड़ गए हैं। तो 1 मिनट का, तो हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी क्या होता है कि हमारे पास ईमेल्स बहुत आती हैं दिन भर में, करीबन 200 ईमेल्स पर डे हम लोग रिसीव करते हैं अपनी वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। और उन 200 ईमेल्स को रीड करना, रिस्पॉन्ड करना, इट ऑल नीड्स टाइम। उसके अलावा हमारी डेली की 4-6 घंटे की मीटिंग्स भी रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करके।
तो बहुत बार आदमी जब एग्रेशन में आ जाता है ना, गुस्से में आ जाता है, तो ईमेल पे ही आदान प्रदान हो रहा होता है कम्युनिकेशन का, है ना। जितने लोग यहाँ कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं समझते हो, तो ईमेल पे ही आजू बाजू में एक ही ऑफिस में बैठे हैं पर बात नहीं हो रही, ईमेल पे झगड़ा चल रहा है। तो हम लोग कॉर्पोरेट्स में सिखाते हैं कि जब भी आप ईमेल एग्रेशन में लिखो, 1 मिनट लिखकर उसको ड्राफ्ट छोड़ दो। 1 मिनट लिखने के बाद उसको छोड़ दो, पोस्ट मत करो, ड्राफ्ट करके छोड़ दो। 1 मिनट बाद आपका गुस्सा ठंडा है, आदमी इतना ही गुस्से में रहता है, इससे ज्यादा रहता है। 8 घंटे तो या 1 घंटा कोई भी गुस्से में नहीं रह सकता। कुछ क्षणों के लिए हम गुस्से में रहते हैं, उसके बाद हमारी आत्मा का, क्योंकि शांति हमारी आत्मा का निजी धर्म है, हमारा गुण है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो 1 मिनट के बाद 2 मिनट बाद जब आप उस मेल को पोस्ट करने लगते हो तो आपका एग्रेशन खत्म हो चुका था, तो फिर आपके रिलेशंस भी बेहतर बन जाते हैं और फिर सॉल्यूशंस भी आसान हो जाते हैं। तो एक क्षण का ही कुछ होता है कि हमने कुछ बोल दिया, कह दिया, तो हमारे रिश्ते खराब हो गए। तो यही है सेल्फ मैनेजमेंट, जो हमें मैनेज करके रखना है। परंतु मैनेजमेंट की प्रक्रिया में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज एंड हाउ टू चेंज। परिवर्तन करना क्या है, पहले ही ज्ञान चाहिए। परिवर्तन करना क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये फिर बाद में आता है। स्किल, हाउ टू चेंज, दैट इज स्किल। स्किल हम बाद में सीख सकते हैं, पहले हमें अंदर से ये होना चाहिए कि परिवर्तन करना क्या है, फिर क्यों करना है। घर में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो आप छोटे वाले को बोलो कि तू कोई बात नहीं, तू छोड़ दे, तू बड़े वाले को दे दे, मैं तो दे दूं। आप बड़े वाले को बोलो भाई तू इस चीज को छोड़ दे, छोटे को दे दे, तू बड़ा है तो बड़ा तो मैं हमेशा ही रहूंगा, मैं जिंदगी भर सैक्रिफाइस करता रहूं क्या। बड़े वाला बोलेगा कि क्या मैं ही जिंदगी भर सैक्रिफाइस करता रहूं, मैं नहीं छोड़ता अपना हक। ये बच्चों की बात कर रहे हैं, हाँ? छोटा वाला बोलेगा इस चीज को तो मैंने पहले उठा लिया था, या बॉल भी मान लीजिए, बॉल मैंने उठा ली थी, वो खिलौना पहले मैंने उठा लिया था, राइट। तो चेंज क्यों करना है, वो बच्चों को भी क्लैरिटी चाहिए, फिर क्या करना है और कैसे करना है। इन तीनों एस्पेक्ट्स में यदि एक भी एलिमेंट मिस होता है तो हम परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते। तो हमें अपनी लाइफ में ये समझ लेना चाहिए, जब भी हम परिवर्तन की राह पर आगे बढ़े, इन तीनों एलिमेंट को हम साथ लेकर चले। और जब हम तीनों एलिमेंट को कर लेते हैं तो वो हमारा बनता है फिर एटीट्यूड। लेकिन इस एटीट्यूड से हमें रोकता कौन है? हमें हमारी चेंज मैकेनिज्म पे आने से, परिवर्तन के पथ पर आने से रोकता कौन है? ईगो, राइट? हाँ जी, खुद रोकते हैं, बिल्कुल ठीक। हम खुद रोकते हैं क्योंकि हमारी ईगो आड़े आ जाती है। हमें और कोई नहीं रोक सकता। सकारात्मक जीवन शैली अपनाने से हम स्वयं को खुद रोक लेते हैं, दूसरा हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें, जब समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए तो वो पेनफुल होगा। When time will force you to change, it will be painful. तो समय रहते हम स्वयं को खुद से चेंज कर लें तो बेहतर होगा। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि ईगो हमें, बिल्कुल सही कहा आपने, ईगो हमें चेंज करने से रोकती है। तो देयर आर सम रीजंस कि हम परिवर्तन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ क्यों नहीं पाते। पहला रीजन है कि वी फील कंफर्टेबल एज वी आर। हम जैसे हैं वैसे स्वयं को कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। चल रही है ना ठीक से, क्यों चेंज करना, राइट? जो भी रिश्ते बने हुए चल रहे हैं ना, हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, इसलिए हम स्वयं को चेंज करते नहीं हैं। दूसरा है कि हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। मैं क्यों बदलूं? वो बच्चा कह रहा है ना कि मैं क्यों बदलूं, दूसरा बदले। बड़ा भाई कह रहा है छोटा सैक्रिफाइस करे, छोटा कह रहा है तो बड़ा सैक्रिफाइस करे, तो मैं क्यों बदलूं? हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास वो रोल मॉडल नहीं है, हम स्वयं को चेंज करें। आज समाज धर्म गुरुओं की तरफ देखता है तो वहां पर भी कुछ कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, बहुत सारे बाबा हमने पीछे देखे। राजनेताओं की तरफ देखता है तो वहां पर भी हमें दिखता है कि ये भी पाक साफ नहीं है। समाज के कार्यकर्ताओं की तरफ देखता है तो उनको भी देखता है कि भैया इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो रोल मॉडल नहीं, हम बने तो बने कैसे? हमारे सामने वो आदर्श नहीं है, इसलिए हम चेंज नहीं करना चाहते। हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है। कभी कोविड जैसी महामारी भी आ जाती है, कभी रिसेशन जैसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि हम चेंज करें क्यों? रिस्क लगता है ना, इसलिए हम चेंज करना नहीं चाहते। और फिर चेंज तो पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए भी हम स्वयं को परिवर्तित करना चाहते हैं।
जब हमारा एटीट्यूड को हम चेंज करते हैं तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, इसलिए भी हम उस परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो पहला जो रीजन था, वी फील कंफर्टेबल एज वी आर, उसके ऊपर एक वीडियो दिखाते हैं कि हम चेंज करना क्यों नहीं चाहते। हम खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए हम खुद को चेंज नहीं करते। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। देखो ताली बजाने से दो तीन फायदे होंगे। एक तो मुझे पता लगेगा मेरी बात आप तक पहुंच रही है, और आपका अपना एक्यूप्रेशर तो हो ही जाएगा, आप बेहतर समझा सकती हैं इस बात को, है ना। तो आपका अपना एक्यूप्रेशर हो जाएगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं संवाद ठीक से कर पा रहा हूँ, और जब मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मैं कुछ और अगली बातें अच्छे से बता पाऊंगा। तो आप जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे तो जरूर आप मुझे अपनी तालियों से इन्फॉर्म करते रहें। तो सेल्फ को एम्पावर करने की बात आती है कि हम खुद को सशक्त कैसे करें। हमने देखा कि हमें परिवर्तन की राह पर यदि आगे बढ़ना है तो हमारे तीन एलिमेंट होने चाहिए, व्हाट टू चेंज, दूसरा व्हाई टू चेंज, तीसरा हाउ टू चेंज। तो जब ये तीनों एस्पेक्ट्स हमें समझ में आ जाएं, हमें यह भी समझ में आ गया कि हमें परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ने से रोकता कौन है, हम खुद रोकते हैं। हम खुद क्यों रोकते हैं हमने ये भी समझ लिया, क्योंकि हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम यूज्ड टू हो गए हैं सोसाइटी के साथ में, हमें रोल मॉडल्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर हम पेनफुल प्रोसेस है इसलिए डरते हैं, या फ्यूचर अनसर्टेन है इसलिए डरते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जब हम खुद को सशक्त करने की बात करते हैं, क्योंकि खुद को जब तक हम स्ट्रॉन्ग इंटरनली नहीं करेंगे तो एक्सटर्नली तो हम कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाएंगे। तो इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम समझते हैं हमारे इस साइकिल को कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है, स्मृति जो है, वो डेवलप होती है एटीट्यूड से, एटीट्यूड डेवलप होता है परसेप्शन से, हमारा परसेप्शन बनता है बिहेवियर से, और बिहेवियर से फिर पर्सनैलिटी और मेमोरीज और थॉट्स। तो इस साइकिल को ऐसे समझे कि जो हमारे थॉट्स होती है, जो हमारी थॉट्स होती हैं वो इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करती हैं, और फिर कॉन्शियसनेस हमारा इस साइकिल को आगे ले जाता है, जो लास्ट में हमारी मेमोरीज तक डेवलप होता है। तो जो भी विचार हमारे अंदर चले, कितने विचार चलते हैं जी एक आदमी के मन में? 50,000, 50-60,000 एक आदमी के अमूमन एवरेज विचार चलते हैं। यदि आप हाइपर टेंशन में तो 80,000 भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो तो 40-30,000 भी रह सकते हैं। इतनी सारी विचारों की संख्या जो हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी कॉन्शियसनेस को सबको डेवलप कर रही है, और फाइनली मेमोरीज को डेवलप कर रही है, यानी जो दिमाग में सेटल हो गया। अब मेमोरीज तो 50 साल बाद भी वो व्यक्ति सामने आए, निकल के आएगा ना जो व्यक्ति कैसा था, जैसी हमने इंप्रेशन उसके लिए 50 साल पहले बनाई थी। अब ये मेमोरी कहां से बनती है? ये मेमोरी बनती है उस इनपुट इंफॉर्मेशन के द्वारा जो हमारे कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा अंदर गई। इसीलिए कहते हैं कि हमने जब भी यूं ही किसी से बात करी तो यूं ही कुछ नहीं होता। आपने 1 घंटा गपशप लड़ाई, वो 1 घंटा वो इनपुट इंफॉर्मेशन गई और मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। अब जब भी वो वेस्ट होगा तो वेस्ट होकर निकलेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम जब भी किसी से बात करें, जहां भी हम अपना समय व्यतीत करें, वो वेस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी किस श्रेणी में आता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये पुराने समय की
3 जरूरतें होती थी। आज के समय में ये चीजें बदल गई हैं। हाँ? आज हमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा मानसिक शांति की हमें जरूरत होती है कि हम सेल्फ को मैनेज करें, उसकी ज्यादा जरूरत होती है। रोटी कपड़ा मकान तो सबने कमा लिया है, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर की शांति को ढूंढ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे खुद से रिलेशन अच्छे नहीं है। अब आप देखें कि हमारे वो एक एग्जांपल देते हैं ना कि वो दूध का लोटा लाना था, सब पानी ले आया कि मेरे अकेले दूध के लोटे लाने से क्या होगा, सबने पानी डाल दिया, तालाब पानी से भर गया। अकेले से क्या होगा, इस लाइट को हम यहां समझते हैं। यदि मेरी खुद की स्टेट, स्वयं की स्थिति पीसफुल है, हैप्पी है, तो क्या होगा, मेरा माइंड काम, क्लियर, क्रिएटिव होगा, शांत होगा, क्रिएटिव होगा। यदि मेरी स्थिति अच्छी है, मैं स्वयं को खुश रखता हूं, तो मेरा माइंड ऑब्वियस सी बात है क्रिएटिव होगा, ज्यादा से अच्छे से काम कर पाएगा। और जब मेरा माइंड क्लियर होगा, क्रिएटिव होगा, तो मेरी बॉडी डिसीज फ्री होगी। क्योंकि दिमाग पे ही तो फर्क पड़ रहा है ना सारा। ये तो हम सबने समझ रखा है कि स्ट्रेस जो दिमाग में क्रिएट होती है और वही बॉडी को अफेक्ट करती है। छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, बुखार आता था एग्जाम्स के टाइम में, बहुत लोगों को आया होगा। क्यों होता था? डर होता था। मतलब स्ट्रेस तो शायद उस समय होता नहीं था, तो नए नए शब्द आ गए, तो डर होता था। वो डर तो दिमाग में पैदा हुआ, लेकिन उसने बॉडी को डिसीजफुल कर दिया, वरना और कोई तो रीजन नहीं होता था। तो ये संकेत देता है कि दिमाग में जो क्रिएशन हो रही है वो बॉडी को डिसीज फ्री या डिसीजफुल रख सकती है। आपका जिस किसी से संबंध में तनाव हो, वो व्यक्ति सामने आ जाए तो कुछ होता है ना, पेट में या दिल में दर्द होता है ना, जिससे आप डरते हो तो पेट में कुछ कुछ वो सामने आ जाता। तो रिश्ते में मान लो, है, जिससे आपको तनाव होता हो, डर लगता हो, उनसे आपका कुछ समय बैठना पड़ जाए तो पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो दिमाग सिग्नल देता है बॉडी को। तो वही बात यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेरी अपनी स्थिति पीसफुल होगी, खुश होगी, तो मेरा माइंड काम होगा, क्लियर होगा, क्रिएटिव होगा। तो जब मेरा दिमाग शांत होगा, क्रिएटिव होगा, तो मेरी बॉडी भी डिसीज फ्री होगी। जब बॉडी मेरी डिसीज फ्री होगी, तो मेरे खुद से रिलेशन अच्छे होंगे, दूसरों से भी रिलेशन अच्छे होंगे। और जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारी सोसाइटी यानी हमारा समाज भी अच्छा बनेगा। जब हमारा समाज अच्छा बनेगा तो हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर संसार का निर्माण कर पाएंगे, इस बेहतर एनवायरनमेंट को बना पाएंगे। आज हम देखते हैं कि कोविड के बाद बहुत सारी न्यूज ऐसी आ रही है कि हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है जी? एक कारण तो हो सकता है कि कोविड की वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है जिसको हमने सोचा नहीं है अभी तक। दूसरा बड़ा कारण यह है कि कोविड के दौरान जितना भी डर और भय हमारे दिलों में था, हमने वो वाइब्रेशंस इस वातावरण में भेजी, और वाइब्रेशंस लौट कर आते हैं, हमारे संकल्प लौट कर आते हैं। तो जितने भी डर के, नेगेटिविटी के, चिंता के, भय के हमने वाइब्रेशंस इस एनवायरनमेंट में कोविड के दौरान भेजे, वो हमारे पास लौट के आ रहे हैं। इसलिए नई नई तरह की डिसीजेस या हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस साइकिल को हम सकारात्मक हुआ कर देंगे तो हम कहेंगे कि हम खुद भी अपने संबंध अपने से अच्छे बना सकते हैं, अपने परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, और फिर संसार से, और फिर इस एनवायरनमेंट से, वातावरण से, सब में सकारात्मकता डाल सकते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो समझते हैं ऑफिस में एक MIS चलती है। MIS होती है ऑफिस की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने का एक सिस्टम होता है वहां पे कि महीने भर में हमने क्या किया, साल भर में हमने क्या किया, एक MIS बनती है। तो खुद की भी तो MIS कभी बना ले हम। हमारी MIS करने के लिए माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियसनेस, आत्मा के 3 अंग हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो हम इन तीनों को डेली चेक कर ले कि इनके आज हमने क्रेडिट बैलेंस में क्या जमा किया, डेबिट बैलेंस में से क्या कंज्यूम किया। अब 31 मार्च भी आ रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट बनाती है, तो हम रोजाना अपनी बैलेंस शीट चेक कर ले। हमें 31 मार्च की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च मीन्स बैलेंस क्लोजिंग। हमारी लाइफ की भी तो 31 मार्च कभी आ जाएगी और अचानक ही आ जाएगी, पता नहीं चलता। तो हम डेली अपनी बैलेंस शीट बना लें,
चौपड़ा बनाते हैं, पड़ता निकालते हैं, अलग अलग भाषाएं कहते हैं, तो डेली हम ये देख लें कि हमने क्रेडिट्स कितने जमा करे पुण्य कर्म करके, और अपनी जितनी भी दिनचर्या है उसको कंज्यूम करके डेबिट्स कितने बैलेंस शीट में से यूज करें, राइट। तो ये खुद की MIS कि हमारा मन क्या सोचता है ना, और जो मन सोचता है बुद्धि उस पर निर्णय लेती है। जब बुद्धि निर्णय लेकर हम उसको कार्य व्यवहार में लाते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो खुद की MIS हम ऐसे खुद से चेक कर लें। जो हमारे गुण होते हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अवगुण भी तो एक दूसरे में सहेलियां होती है ना। एक अवगुण आदमी के अंदर आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा आता चला जाता है। हम सब ये समझते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही जितने भी ये गुण हैं ये भी आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। एक गुण आप अपना लें तो दूसरा स्वतः आ जाता है। कैसे अपना लेते हैं? हम लिसनिंग का एक गुण अपना लें अपने अंदर, एक आदत अपना लें, सुनना। अक्सर हम लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, ये सबकी समस्या है। हम अपनी बात को कहने में प्रथम रहते हैं, दूसरे की सुनना और समझना तो दूर की बात हो जाती है। तो हम अपने अंदर ये आदत पक्की कर लें कि हम दूसरे की बात को पहले सुन लें। यदि हम लिसनिंग पूरा कर लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन यानी राइट और रॉन्ग का डिसीजन देना आसान हो जाता है। जज का काम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट करना, द डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो जज क्या करता है? लिसनिंग करता है। वकील रीजनिंग ज्यादा करता है, बोलता है, लेकिन जज लिसनिंग करता है। ज्यादा पैसे किसको मिलते हैं? तो ज्यादा अच्छा काम कौन सा होगा, बोलना या सुनना? सुनना। क्योंकि अच्छे से आप सुनते हो तो अच्छे से आप डिसीजन दे पाते हो, सही और गलत में निर्णय कर पाते हो। तो ये दो चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है। फिर अवेलेबिलिटी। यदि आप मेंटली अवेलेबल हो, फिजिकली अवेलेबल हो तो डिसीजन मेकिंग कर पाते हो। तो आज हम यहाँ फिजिकली तो बैठे हैं, मेंटली हो सकता है बार बार हम अपने घर परिवार में भी जा रहे हैं, अपने समाज में भी जा रहे हैं, अपने कार्य व्यवहार में भी जा रहे हैं, बुद्धि है जाती है। तो जितना मेंटली हम यहाँ पर अच्छे से बैठ पाएंगे उतना जो भी हम यहाँ पर बात सुन रहे हैं, मेरी सुनेंगे, दीदियों की सुनेंगे, तो डिसीजन मेकिंग हो पाएगी कि जो भी हम कर रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा आता है टॉलरेंस। यदि हम टॉलरेंस ज्यादा करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उठा पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में समस्या यही आती है कि हम टॉलरेट नहीं करते। अच्छा, हम कहते तो हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, घर में उसने ऐसे कहा, घर में उसने वैसे कहा, मैं सब बर्दाश्त कर लेता हूं या कर लेती हूँ। वास्तव में हम बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। क्या कर रहे होते हैं? इग्नोर। और क्या कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं। किसने बोला जी? आपके लिए ताली बनती है पीछे से, बहुत बढ़िया। हम अंदर वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। और जब इकट्ठा होते 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 वो भर जाता है ना, प्रेशर कुकर पे फटता है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है। हम बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। बहुत सही कर रहे हैं, हमने स्टोर कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो यदि हमारे अंदर ये टॉलरेंस होगी तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे। तो इसी तरीके से यदि हमारे अंदर टीम स्पिरिट होगी तो हम अडॉप्टेबिलिटी होगी तो टीम स्पिरिट भी आएगी। यदि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम फिर मिलकर आपस में काम कर सकते हैं। तो यदि अवगुण आपस में सहेलियां हैं तो गुण भी अच्छे दोस्त हैं। एक गुण, दो गुण अपना ले तो दूसरे तीसरे स्वतः आते जाते हैं। ठीक है। समय पर कहीं पहुंचना है, डिसिप्लिन है, एक गुण हो सकता है, पहुंच लें। सच बोलना है, एक गुण हो सकता है ना। ये छोटे छोटे गुण, एक भी गुण हम उठा लें, रोजाना एक उठा लें तो साल के में 365 हो सकते हैं। इतना ही बहुत है। ठीक। तो जो हमने बात करी कि 50,000 60,000 एक अमूमन संकल्प चलते हैं, तो उसमें 4 कैटेगरीज होती है हमारे संकल्पों की। नेसेसरी क्या है, वेस्ट क्या है, नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। कहते हैं कि एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, बन जाती है, लेकिन एक तीली काफी है उन लाखों वृक्षों को जलाने के लिए। हाँ, तो ये आप मेरे को सूचित करते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं और आप मुझे सही से सुन रहे हो। तो एक
वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, और एक ही तीली काफी और लाखों वृक्षों को जलाने के लिए। तो कहने का मतलब एक नकारात्मक संकल्प काफी है आपके उस सकारात्मक संकल्पों को समाप्त करने के। एक बार आप उस गुस्से में आ गए तो दिन भर की आपने जो क्रेडिट जमा किए थे ना, डेबिट में आ गए। एक बार आपने किसी के लिए नकारात्मक चिंतन कर लिया, यूं ही कह दिया, मैंने कहा यूं ही कुछ नहीं होता। क्या होता है कि एक बार गांव में किसी के यहाँ चोरी हो जाती है। अब यूं ही कुछ लोग कह देते, तो यूं ही किसी ने किसी का नाम लगा दिया कि ना उसकी आदत है चोरी करने की, जरूर उसी ने चोरी करी होगी। अब गांव है, फैल जाती है बात, फैलते फैलते पूरे गांव में बात फैल जाती है। अगले दिन पंचायत बैठती है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका नाम आ जाता है चोरी करने का, उससे पूछा जाता है, तो वो अपना लॉजिक्स के आधार पर सिद्ध कर देता है कि चोरी मैंने करी नहीं है। पंच भी मान जाते हैं, सरपंच भी मान जाते हैं, हाँ भाई तर्क वितर्क होता है, जो साक्ष्य सबूत प्रमाण किए दिए जाते हैं, तो सिद्ध हो जाता है कि चोरी इसने नहीं करी। अब नहीं करी तो उसका नाम कहां से आया, और जब उस बात की शिनाख्त शुरू होती है तो पहुंचते हैं उस व्यक्ति तक जिसने वो बात फैलाई होती है, वहां तक पहुंच जाते हैं। उसको अगले दिन सभा में बुलाया जाता है पंचायत में, वो कहता है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैंने सोचा इसकी आदत ऐसी ने करी होगी, ऐसे ही कह दिया था। और सरपंच बड़ा समझदार होता है, सरपंच बड़ा समझदार होता है, कहता देख चल तूने मान लिया, पश्चाताप तो तुझे करना पड़ेगा। अब एक काम कर, एक कागज पर लिख दे कि तूने ऐसे ही कह दिया था, तेरे मन में भाव नहीं था और वो व्यक्ति बेकसूर है, ऐसा करके लिखवा देता है, कागज से लिख देता है व्यक्ति। अब कहता है तू यहां से जब घर जाएगा ना, इस कागज को टुकड़े करके फाड़ता हो, रास्ते में फेंकना चाहिए, तेरा पश्चाताप पूरा हो जाएगा। ठीक सहज सी बात है, कागज पर लिख दिया, रास्ते में घर जाते हुए टुकड़े टुकड़े करते फेंक दिया। अगले दिन उसको वापस बुलाते हैं पंचायत में। सरपंच कहता है काम कर, जो तूने टुकड़े रास्ते में कल फेंके थे ना, उनको इकट्ठा करके लिया। कहते कैसे ले आऊं, वो तो फेंक दिया रास्ते में, कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया, इकट्ठे तो नहीं हो सकते। अब जो बात सरपंच ने कही वो जिंदगी में उतारने के लिए काफी है। जब तुझसे वो कागज के टुकड़े समेटे नहीं जा सकते जो फैल गए, तो तूने जो उस व्यक्ति के लिए यूं ही कुछ बात कह दी और वो फैल गई, वो वापस सिमट के आ सकती है क्या? तो हल्केपन में यदि हम किसी के लिए कुछ कहते हैं, वो अभी सिमट कर वापस नहीं आएगा, फैल तो जाएगा। फिर हमारे कर्मों का खाता बढ़ जाता है, हमारे डेबिट अकाउंट में और इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए यूं ही कुछ नहीं होता। जब भी हम अपने संकल्प चलाएं, हम ये देख लें कि सकारात्मक, नकारात्मक, वेस्ट या नेसेसरी किस कैटेगरी में आते हैं। एक अच्छी वीडियो दिखाते हैं कि कैसे हम हर चीज में, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हर पहलू में हम सकारात्मक रखते हैं। तो इस वीडियो को आप समझिएगा। एक चाइनीज लेडी ओल्ड लेडी होती है, वो अपने कंधे पर 2 मटके उठाकर डेली पानी भर के लाती है कहीं दूर से। तो उसमें एक मटका तो अच्छा होता है, दूसरे मटके में थोड़ा क्रैक होता है। उस क्रैक मटके से पानी रास्ते में थोड़ा थोड़ा बिखरता जाता है और लीक हो जाता है। तो एक काफी समय तक वो लेडी ऐसे करती रहती है। तो एक दिन वो जो क्रैक मटका होता है, उस लेडी को कहता है कि 2 सालों से आप पानी भर रही हो और घर ले जाती हो, तो मैं शर्मिंदा हूं अपने ऊपर, पानी में पूरा नहीं पहुंचा पाता। और जब परफेक्ट मटका होता है, वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा होता है कि देखो लेडी मेहनत कर रही है और मैं पूरे आउटपुट भी दे रहा हूं, है? तो क्रैक वाले मटके को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि लेडी मेहनत करती है पर मैं आउटपुट आधी दे पाता हूं। तो रास्ते में एक दिन उसको क्रैक वाला मटका उस लेडी को बोलता है कि आप मुझे प्लीज क्षमा करें, आप मेहनत करती हैं, मैं आउटपुट आदि देता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्या करूं मैं? तो ओल्ड वुमन स्माइल करती है, कहती है कि तुमने नोटिस किया कि जिस तरफ तुम हो उस तरफ फूल खिले हुए हैं। क्रैक वाले मटके को कि जिस तरफ तुम हो उस तरफ फूल खिले हुए हैं। तो तुम में से जो पानी लीक होता है ना, उन पानी से मैं रोज इस रास्ते के फूलों को सींचती आती हूं।
और उन फूलों से अपने घर की शोभा को बढ़ाती रहती है। यदि तुम ना होते तो मेरे घर की शोभा ना बढ़ती। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे परिवार में भी, हमारे संगी साथियों में भी, हमारे समाज के साथियों में भी कुछ ना कुछ कमियां, यानी वो कुछ ना कुछ क्रैकपॉट्स हमारे साथ भी रहते हैं। तो हम उन कमियों को ना देखें, कोशिश करें उन कमियों को उन कुछ खूबसूरत तरीकों में बदलें और उस क्रैकपॉट की तरह हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सुबह की शुरुआत चाय से कौन कौन करता है? सारे हैं, कोई बात नहीं, हाथ ना भी उठाए। दिन में तो पीते ही हैं, दिन में तो पी ले। तो मैं आज कुछ नई तरह की टी आपको देता हूं। ये मिल्क टी या टी बैग वाली टी या ग्रीन टी या लेमन टी बहुत पी ली, जिंदगी भर पी ली। तो आज से हम टी पिएंगे पॉजिटिविटी की। पीछे टी आएगा, मैं जो भी बोलूंगा पॉजिटिविटी। दिन की शुरुआत आप शुरू करें पॉजिटिविटी वाली टी पीकर। फिर दिन भर में आप जो चाय पीते हो ना, उसके लिए आप क्रिएटिविटी वाली चाय पिए। क्रिएटिविटी यानी माइंड आपका काम हो, क्लियर हो, क्रिएटिव हो। सिंसियरिटी, सिंसियर रहें अपने काम में। सिंप्लिसिटी, हर एक के पीछे टी आ रहा है। सेरेनिटी, तो इस तरह की टी हम अपने यदि जीवन में अपनाएं, तमाम तरह की चाय, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर ऐसी, ग्रीन टी, लेमन टी, मिल्क टी है, ब्लैक टी। तो सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी, सेरेनिटी, ट्रिंक्विलिटी यानी भेदभाव को खत्म करें। ऐसी बहुत सारी टी हैं जो हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने जीवन को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, हम स्वयं पर नियंत्रण बेहतर रख सकते हैं। राइट? तो ये 7 स्टेप्स हैं खुश रहने के, है ना? कि हम सोचे कम, थिंक लेस, फील ज्यादा करें, फियरलेस, डरे कम, लव ज्यादा करें, कंप्लेन लेस, कॉम्प्लीमेंट मोर, यानी अप्रिशिएट मोर, वॉच लेस, डू मोर, देखें कम, करें ज्यादा, जज लेस, एक्सेप्ट मोर। जजमेंट बड़ी जल्दी ले लेते हैं ना, ये वैसा है, ऐसा है, कैसे, एक्सेप्ट करें स्थितियों को। टॉक लेस, लिसन मोर, फ्रॉम लेस यानी चिड़चिड़ा कम करें, स्माइल ज्यादा करें। तो इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा और दिल अच्छा है तो आपका जीवन में हर रोज सुख होगा। इतिहास में हम पढ़ते हैं ना कि सतयुग में सुख था। विज्ञान कहता है कि मैं इतनी सारी टेक्नोलॉजी दे रहा हूं आपको, कल सुख आएगा और बेटर टेक्नोलॉजी आएगी तो कल सुख आएगा। धर्म कहता है यदि दिल सच्चा और मन साफ है तो आज ही सुख होगा। 4 चीजें हैं जो जाकर कभी वापस आती नहीं। पहला, पत्थर फेंक देने के बाद, तीर कमान से निकल जाने के बाद, पत्थर फेंक देने के बाद, शब्द कह देने के बाद, अवसर निकल जाने के बाद और समय गुजर जाने के बाद। ये 4 चीजें कभी वापस नहीं आती। तो क्या करें जब 4 चीजें वापस नहीं आती? तो हम करें क्या? गार्डनिंग करते हैं। फिर हम गार्डनिंग का शौक तो सभी को होता है, अपने घर में सभी ने अच्छे अच्छे गमले फूल पौधे लगाकर होते हैं। तो जब 4 चीजें निकल कर नहीं आती तो हम गार्डनिंग करेंगे। आज से कौन सी करेंगे? 3 शांति के पौधे रोज लगाएंगे। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ सोल। 3 शांति के पौधे हम रोज लगाएंगे। और जब पौधे लगाएंगे तो झाड़ियां भी काटनी पड़ेंगी। तो ये गपशप की, ये चुगली की, ये निंदा की, ये भेदभाव की, ये झाड़ियां हम काटेंगे तो हमारे संबंध एक दूसरे से अच्छे बन जाएंगे। और फिर भी ना हो तो पुट द ग्लास डाउन एक स्टोरी आती है। ये मेरे हाथ में एक ग्लास है, फर्ज कीजिए, इसका वजन 100 ग्राम होगा। इस 100 ग्राम के वजन को मैं 1 मिनट तक ऐसा रखूं तो कुछ होगा? नहीं होगा। रख सकता हूं। 1 घंटा ऐसे रखना चाहूं तो कुछ होगा? हाँ जी, हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगेगा। 8 घंटे रखना चाहूं तो जबरदस्ती रख लो तो जाम हो जाएगा। 8 घंटे, 10 घंटे जबरदस्ती रखना चाहूं, 12 घंटे रखना चाहूं तो मेरी मसल्स
पुल हो जाएंगी, आप लोगों को मुझे पकड़ के जबरदस्ती अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब मैं उस अस्पताल वाली नौबत से बचना चाहूं, मसल फ्रीज होने की नौबत से बचना चाहूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? पुट द ग्लास डाउन, रख देना चाहिए ना। तो यही तो समस्याएं कहती है, हमें सिखाती है हमें। 1 मिनट तक समस्या आपने दिमाग में रख ली तो कुछ नहीं होगा, मैंने 1 मिनट तक ग्लास पकड़ सकता हूं, समस्या भी रह सकती है। 1 घंटा रखना चाहूं तो हाथ मेरा थोड़ा स्टिफ होने लगेगा, दिमाग भी आपका स्टिफ होने लगेगा, भारी होने लगेगा। 1 घंटे में 8 घंटा रखना चाहूंगा, 10 घंटे रखना चाहूंगा तो जैसे मेरी मसल्स पुल हो गई, दिमाग की मसल्स भी पुल हो जाएंगी। फिर या हाइपरटेंशन में या डिप्रेशन में। यदि उन दोनों बीमारियों से बचना है तो क्या करना चाहिए? उन टेंशनों को साइड में रख दो। तो आज से जब हम रात को सोने जाएं तो ये संकल्प हम सभी आज पक्का कर सकते हैं, पुट द ग्लास डाउन। इस स्टोरी को रोज रात को रिवाइज करके सोएंगे कि दिन भर में जो भी समस्याएं आई, जो भी टेंशन आई, किसी से मन मुटाव आया, साइड में रख दोगे, निश्चिंत होकर सो जाओ। फिर सुबह आप क्रिएटिव उठोगे, शांत उठोगे, राइट? सो पुट द ग्लास डाउन। अपने खुद से हम रिश्ते बेहतर बनाएं, दूसरों से रिश्ते तो हमने बहुत बना लिए। खुद से अपनी इंटरनल चेकिंग करें, मेरी स्वयं की अंदरूनी शक्ति कितनी है, इमोशनली मैं कितना स्टेबल हूं, स्पिरिचुअली मैं कितना स्टेबल हूं। इंटेलिजेंटली तो हम बहुत सारे पढ़ लिख कर समझदार बन जाते हैं, IQ तो हमारी आ जाती है, लेकिन EQ और SQ नहीं आती। इमोशनली क्वेश्चन और स्पिरिचुअली क्वेश्चन, ये हम अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली डिस्कवर करें। हम चेक करें कि मेरे खुद के संबंध खुद से कैसे हैं। जो शुरू में हमने बात करी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उनका दरबार लगाएं डेली। वो हमारे जो काम करने के तरीके हैं उनको हम चेक करें, राइट? कि क्या वो मेरी इंद्रियां, 10 इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है या मैं उनके नियंत्रण में। कह देने के बाद मैं सोचता हूँ अरे कह दिया, ना कहा होता तो अच्छा होता, या मेरा नियंत्रण है कि मैं क्या बोलूं, कहां बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं, राइट? तो अपने रिलेशंस और अपनी कर्मेंद्रियों को हम चेक करें, इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस की ओर चलें। मेडिटेशन को हम अक्सर स्टीयरिंग व्हील की तरह, स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। मेडिटेशन को हम स्पेयर व्हील, स्टेपनी जो होती है स्पेयर व्हील होती है, तो इट्स नॉट अ स्पेयर व्हील, इट्स अ स्टीयरिंग व्हील। गाड़ी कौन चलाता है? स्टीयरिंग व्हील चलाता है। स्टेपनी जो होती है स्पेयर व्हील होती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो हम मेडिटेशन को भी कभी कभी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो भगवान को याद कर लिया, है ना? तो इट्स अ स्टीयरिंग व्हील। यदि ये हमारा व्हील अपने हाथ में रखेंगे तो हमारी गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो हम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस की ओर चलें। हम वन विद गॉड और वननेस विद गॉड की तरफ चलें। इस सारा संबंध हम अपने परमात्मा के साथ जब बनाएंगे तो हम स्वयं को स्वयं से बेहतर रिश्ते बना पाएंगे। सो कनेक्ट करें उस सुप्रीम चार्जर के साथ। जब भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे, अपने आप को कनेक्ट करें उस सुप्रीम चार्जर के साथ, ठीक है? एंड लास्ट स्लाइड इज बड़ी, मुझे सबसे अच्छी स्लाइड लगती है कि नो वन इज बोर्न हैप्पी। हम इस दुनिया में हंसते हुए नहीं आते, रोते हुए आते हैं। बच्चा पैदा होता है रोता हुआ आता है, ना भी रोए तो उसको रुलाते हैं। हम इस दुनिया में हंसते हुए तो नहीं आते, लेकिन परमात्मा ने वो शक्ति, वो विवेक, वो बुद्धि दी है कि हम जिंदगी भर तो ना रोते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। यही आज इस प्रेजेंटेशन का मंत्र आपको देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। आगे यदि भी हमारे बीच में आ गई है तो अपनी बात रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सभी का बहुत बहुत इस बगिया में, इस महफिल में, इस रूहानी, जो आप सभी रूहानी आत्माएं यहाँ बैठे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ में दीदी भी 19 सेक्टर से आप सबके बीच में शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हुए हैं। तो दीदी से हम ब्लेसिंग्स लेंगे और फिर फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे। तो अभी हम बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ा अपने आप को एक्टिव करने के लिए
एक्सरसाइज, म्यूजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो आज आपने जो ये प्रेजेंटेशन सुनी है उससे हमें क्या शिक्षा मिली है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या हम लेकर के जाएंगे? पहले भी हमने मेडिटेशन किया, शिव के बारे में जाना, अपने पिता के बारे में जाना, अपने आप के बारे में जाना, और अभी हम 1 घंटे से सेल्फ के बारे में अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तो क्या आज हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं? थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे, बताएंगे कुछ? हाँ जी। Be happy and spread happiness, जो लास्ट होगा। तो अपने आप को क्या रखेंगे? खुश रखेंगे। तो खुशी आज हम लोग सब चाहते हैं ना कि हमें खुशी मिले, हमें शांति मिले, हमें प्यार मिले, लेकिन देगा कौन? कौन देगा? जिसके पास कहाँ से मिलेगा? जब हम देंगे तो हमें मिलेगा। दुनिया का एक रूल है कि जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो प्यार है, खुशी है, शांति है, स्नेह है, ये हमें बांटना है। क्यों बांटना है? क्योंकि हम इन शक्तियों के, गुणों के मालिक हैं, हम वारिस हैं, क्योंकि हम गॉड के बच्चे हैं। हम सब अपने आप को मानते हैं ना सन ऑफ गॉड। हम सभी कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के पास जो चीजें हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी, तो हम सबकी प्रॉपर्टी। इसलिए हमें खुशी बांटनी है और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी। कितने प्रकार की टी पीनी है? पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी। अगर हम ये सारी टी पीते रहें तो मुझे लगता है और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना? तो कहने का मतलब है बहुत थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन जीवन में लाना है, सोच को बदलना है, तो जीवन में हम पॉजिटिविटी के द्वारा अपना परिवर्तन दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चेंज हम ला सकते हैं। तो इसलिए सकारात्मक बने। मैं सदा खुश नसीब हूँ, मैं सदा भरपूर हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ। अभी हम दीदी जी से ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम शांति, सुख शांति, सभी सुख शांति में हैं। तो बाबा ने उस दिन कहा कई बच्चे सिर्फ सुख ही मांगते हैं और कई सिर्फ शांति मांगते हैं, लेकिन हमें सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। तो आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु, जिसको स्वयंभू कहते हैं कि स्वयं ही वो भू पर आते हैं, तो उनकी अभी जयंती आ रही है। तो 1 महीना पहले से ही हर रोज बाबा के ये माँ वाक्य मुरली के चलते आए कि बच्चे शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है। तो इसलिए हम सभी और जयंतियां तो मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, गुरु नानक की मनाते हैं, गुरु तेग बहादुर की मनाते हैं, नेहरू की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव की जयंती सब नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि परमात्मा शिव का वास्तविक जो परिचय है वो ना होने के कारण हम शिव जयंती धूमधाम से नहीं मनाते। लेकिन भक्त लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं जो शिव को मानते हैं। काफी मंदिर भक्तों की भीड़ों से भरपूर रहते हैं और बहुत लोग सोमनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी शिवलिंग की प्रतिमा है वहाँ पर खास जाते हैं दर्शन करने के लिए, और खास बड़े बड़े भंडारे भी करते हैं सभी, क्योंकि शिव भोला भाला भक्तों का रखवाला। तो लेकिन थोड़ी सी सूक्ष्म गलती कर देते हैं कि शिव और शंकर दोनों को मिला देते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि बच्चे शिव अलग है और शंकर अलग है, क्योंकि शिव निराकार है और शंकर सूक्ष्म आकारी है।
शिव परम धाम में रहते हैं, लेकिन शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, शंकर का अर्थ विनाशकारी है। तो कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों एक नहीं हो सकते, और फिर दोनों का जो धाम अलग है वो भी अलग अलग है। फिर शंकर को शिव की तपस्या करते हुए भी दिखाया है कि शंकर शिवलिंग के सामने बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या नहीं करते हैं, तो इसलिए वो शिव परमात्मा हम सबके सदगति दाता है, गति दाता है, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर यानी रचयिता हैं। तो जब हम ये बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, तो ऑटोमेटिक शिव और शंकर अलग अलग हो जाते हैं। तो हम सब ऊंचते ऊंच शिव परमात्मा हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो शिव जयंती का त्योहार है भारत में ही मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, क्योंकि भारत ही भगवान की बर्थ प्लेस है। भारत की महिमा अपरम अपार है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो भारत में ही हुए हैं। भारत में ही बड़े बड़े नेता हुए हैं। भारत में ही बड़े बड़े वीर महापुरुषों ने, पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजियां देश के लिए, हम सब के लिए लगाई हैं। तो भारत एक त्योहारों की श्रृंखला, हर त्योहार चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे राखी हो, चाहे बड़े बड़े सावन का महीना आता है, कार्तिक मास आते हैं, तो भारत भूमि एक धर्म भूमि कही जाती है। भारत के लोग विदेश धर्म पुरुष माने जाते हैं। तो हम सब ऊंचते ऊंच उस परमात्मा शिव जो कल्याणकारी है, हम सबके पिता हैं, हम उनकी शिव जयंती मना रहे हैं आज यहाँ पर ये लक्ष्य लेकर। वैसे तो हम कई वर्ष उनके घर में, एक बार तो नीचे भी मनाई थी, लेकिन अनु सतेश जी के घर में ऊपर कमरे में भी भट्टी चलती रही, क्लास वगैरह शिव जयंती पर। तो शिव जयंती पर बहुत भाई बहन अपने घरों में भी अपना झंडा लहराते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और सेंटरों पर भी चलता ही रहता है। तो अभी हम जैसे आज यहाँ पर मनाया है, ऐसे अभी 1 तारीख को 3 बजे हमारा जो सामने आश्रम है 1065 नंबर 21 में, वहाँ से हम एक यात्रा भी निकालेंगे, जिसमें हम शिव के नारे कि जागो जागो समय को पहचानो। क्योंकि अभी समय को से आप देख रहे हैं चारों तरफ का समय कितना भयानक है, कैसे कैसे बम्स बन रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। हिरोशिमा जो आग का गोला है, उसके ऊपर ही हिरोशिमा बसाया है, वो गोला भी अभी काफी तप चुका है। कराची में भी पानी भरा था, जिससे कराची बनाई गई शहर। बॉम्बे भी एक पानी का समुद्र था जहाँ पर मछलियाँ रहती थी, मच्छी मायने कहते थे। वहाँ पर भी अंत में एकदम पानी नीचे से छूटेगा, ना जाने क्या क्या होगा। तो अभी आगे समय चेतावनी दे रहा है, परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, बच्चे अपने अंदर विल पावर स्ट्रांग करो। तो परमात्मा शिव इस समय हमें आकर राजयोग सिखाते हैं। तो योग का मतलब कनेक्शन से होता है। जैसे आप देखते हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं?
मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते, तो चार्जर रखते हैं अपने साथ। कहीं जाते हैं तो ये सोचते हैं कि पहला अपना मोबाइल चार्ज कर लें, नहीं चार्ज होता, टाइम खत्म हो जाता है तो चार्जर अपने साथ ले जाते हैं। तो एक हंसी की बात भी है, एक बार किसी लड़की की शादी हुई तो शादी में जैसे डोली में बैठी और डोली निकलने लगी, तो जब उसने देखा कि मेरे को, उनको बोला कि वापस चलो वापस चलो, सबने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया है, और डोली तो घर से चल पड़ी है और ये कह रही वापस चलो वापस चलो। तो गाड़ी से उतरी तो बोला मेरा चार्जर दे दो, मेरा चार्जर दे दो। तो इसलिए हमें चार्जर, अपनी बुद्धि को आप देखो सुबह से लेकर रात तक, कईयों को तो काम बहुत है, कईयों के पास प्रॉब्लम बहुत है ना। तो इसलिए ये जो दिमाग है वो रुकता नहीं है। मन बड़ा शैतान है, मन घोड़ा है, घोड़ा भागता है। जैसे घोड़ा भागता है, अगर घोड़े को आप चाबुक लगाओगे और उस तरफ जा रहा है, आप अपनी तरफ उसको लाओगे, मनाओगे, तो ची 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 करता है ना। ऐसे हमारा मन भी बहुत तेज भागता है। वो नींद में भी सपन आते रहते हैं। नींद, सुबह कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी ने 4 मेहमानों ने आना है, 4 सब्जी क्या बनाएंगे, सोफा ठीक करना है, कवर ठीक करना है, बेडशीट ठीक करनी है, बाथरूम को ठीक रखें, कोई आएंगे तो क्या कहेंगे। तो मतलब कितना दिमाग फास्ट रहता है। तो इसलिए अपने मन बुद्धि में एनर्जी लाने के लिए हमें चार्जर दिखाना पड़ता है। पहले लोग कहीं 5 स्टार होटलों में या कहीं रूम लेते थे, बाहर ट्रेनिंग में जाते थे या घूमने जाते थे, तो पहले लोग ये देखते थे कि हम कौन सा बेड लें। तो ऐसे ऐसे देखते थे पंखा कहाँ पर है, तो फटाफट वहाँ अपना बैग रख देते थे कि हम यहाँ सोएंगे, हमें गर्मी लगेगी। और आजकल लोग कहीं भी जाते, पहले लैपटॉप तो लटका ही रहता है, तो पहले तो वो स्विच ढूंढते हैं कहाँ मैं अपना चार्ज करूँ, है ना। इसी अनुसार हमें अपनी बुद्धि को चार्ज करने के लिए हमारा जो जनरेटर है वो परमात्मा है। तो परमात्मा को तो सभी लोग ढूंढ ही रहे हैं। कोई कहता है गुफाओं में है, कोई कहता है जंगलों में है, कोई कहता राम राम, आजकल तो राम आ गए हैं, काफी समय से चल रहा है मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे हैं। इतना रोज इतना यूट्यूब भरा पड़ा रहता है सब चीजें, राम तो आ ही गए हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा जो राम है, ये त्रेता वाला राम है जिसका गायन है, लेकिन एक राम सबसे न्यारा है, परमात्मा राम निराकार। तो वो जनरेटर है। और हमारी बुद्धि को क्या करना है, हमने बुद्धि योग राजयोग का मतलब है कि योग के राज को जानकर बुद्धि का जो मिलन है, कनेक्शन है, वो चार्जर से लगाना है। तो जब हम चार्जर से अपनी बुद्धि हर रोज लगाएंगे, सुबह उठ करके कहीं भी जाएंगे, तो हमारे सारे काम ऑटोमेटिक सिद्ध होंगे। दूसरा क्या होता है कि जैसे हमारा कोई काम होता है तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे सारे काम मेरे हवाले कर दो, मैं कर दूंगा ना, मैं कर दूंगा, मैं बैठा हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो। इसलिए आपको लगता कोई काम भारी है। एक बहन आती थी, लड़की की शादी थी, कहती मेरे को तो 3 महीने हो गए बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मैंने कहा आपकी तो घर में शादी भगवान ने कर दी है, हुई पड़ी है, आप ऐसा क्यों सोचते हो। देखना ऑटोमेटिक रिश्तेदार आएंगे, कोई बैंड कर देगा, कोई होटल बुक कर देगा, कोई कपड़े ले आएगा, कुछ गहने ले आएगा। आप देखना बहन जी, देखना, काम खत्म। उसके बाद जो है वो निश्चिंत हो गई। अब जब शादी हुई, कहती मेरे को तो पता ही नहीं चला, सब लोगों ने कैसे काम कर दिया, बाबा ने कैसे मेरे काम करा दिए। इसलिए हमें कोई भी चीज का जो वजन हम लेते हैं, वो वजन हमें नहीं लेना है। सबसे ज्यादा अगर हम बुद्धि को फ्री रखेंगे, तो बुद्धि को फ्री रखने से उसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर भी आएगा। इसलिए आप सबको सदा खुशियों से आप भरपूर रहो, चिंताओं से मुक्त रहो, बोझों से हल्के रहो। ये सारे बोझ भगवान के आगे समर्पण करो,
दुख आते हैं चले जाते हैं। ये एक्सरसाइज कर लो एक। दुख आते हैं ऐसे करो, दुख आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं। अगर कोई दुख आए, कोई बात, जिंदगी में कितने दुख आए होंगे लेकिन वो चले जाएंगे। इसलिए सदा हल्के फुल्के पंछी बनकर हम सबको रहना है। ओम शांति। तो इसी से सकारात्मकता को हम चारों तरफ प्रवाहित करने के लिए अपने संगीत के माध्यम से अभी एक्सरसाइज करेंगे। राखी बहन हम सबको एक्सरसाइज कराएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सा ओपन ऐसा हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, और फ्री माइंड से सब बातें अपने मन से निकालते हुए अपने मन को रिलैक्स करेंगे।